हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैराथन क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करते हैं मिक्स क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है आपका 20 अगस्त को। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यहाँ पर बात की जा रही है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो बात की जा रही है उन बच्चों की जो सुनने में थोड़ी बाधिता महसूस करते हैं, जो सही से नहीं सुन पा रहे हैं, उनका हमें सफल समावेशन करना है। तो उसके लिए कौन सी पद्धति सहायक है देख लेते हैं। चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाना, ये हो सकता है। चलिए बी पॉइंट देख लेते हैं। मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, ये नहीं है क्योंकि मौखिक रूप को नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, तो जो चीज़ें बोली जा रही हैं या मौखिक रूप से बोल रहे हैं उनको क्या करना, दृश्य से परिपूर्ण करना, अर्थात उनको चित्रों के माध्यम से उनको समझाना या किसी दृश्य या वीडियोग्राफी के द्वारा उनको समझाना। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है ये करेक्ट है। डी में देख लेते हैं, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो जो बच्चा श्रवण बाधिता से जूझ रहा है उसके लिए आप व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, वह सुन नहीं सकता है, सुनने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर हमारा मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। संप्रेषण के मौखिक रूप को क्या करना है, दृश्य से परिपूर्ण करना है, जिससे कि वो देखकर चीज़ों को जल्दी सीख जाएं और उनको समझ जाएं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2 में दिया हुआ है बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन में है अमूर्त, मूर्त की ओर सीखते हैं, सांकेतिक चित्रात्मक हैं, विशिष्ट और सामान्य हैं, सरल और जटिल हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, किस से किसकी ओर सीखते हैं हमें ये बताना है यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, बच्चे जो होते हैं वो सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, ये बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की जा रही है, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। तो हमें देखना है नहीं होगी, प्रभावशाली की बात हो रही है और ये निगेटिव पॉइंट दिया है, तो हमें इसी के मैच करते हुए आंसर देखना है। अधोरेखांकन और चिन्हित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना या निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव की ओर इशारा करती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव, तो हमें यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय अनुवाचन करना, अर्थात जिसमें कोई क्रिया ना की जा रही हो, जिसमें बच्चे रुचि न ले रहे हों, ऐसा अनुवाचन करना, ऐसी बातों को बताना या ऐसा व्याख्यान करना। तो यहाँ पर डी पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 में क्या है। 4 में दिया हुआ है एक अभिकथन, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। इसका कारण दिया हुआ है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रदाय के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो जी नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। उदाहरण जो है बच्चों को भ्रमित नहीं करते हैं। अगर आप कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं और आप उससे अलग कोई उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण भी दे देते हैं तो बच्चा उससे रिलेट करके समझ जाता है, ना कि उससे भ्रमित हो। ये बात सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, तो आर जो है गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, यही सेम बात इसी में हो जाती है। आर सही नहीं है इसलिए गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। डी में देख लेते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट आंसर हमें मिला है वो है हमारा ए सही है और लेकिन जो आर है वो गलत है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमें क्या देखना है कि प्रोत्साहन बढ़ा रही है बच्चों का या उनको प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन विकास को सुसाधित कर रही है। तो वह क्या कर रही है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अपसारी करा रही है, अभिसारी है, बाह्य रूप से अनुकूलित है या अतार्किक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये अपसारी है, अर्थात मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की बात कर रही है। उनमें चीज़ों को क्या कर रही है, अधिक से अधिक बच्चे सोच सकें, एक से अधिक समस्या का समाधान खोज सकें, तो ये चीज़ हो जाती हैं अपसारी में। पॉइंट ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6 में दिया है अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं अनुक्रिया समुच्चय के, प्रयत्न और त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन या कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण तो आप सारे से नकार देंगे, ये गलत हो जाएगा। अनुरूपक चिंतन भी यहाँ पर नहीं होगा, अनुक्रिया समुच्चय भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रयत्न और त्रुटि विधि। क्या करना है यहाँ पर, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान के कौशलों के विकास हेतु उन्हें क्या करना चाहिए, प्रयत्न और त्रुटि विधि के इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 में क्या दिया हुआ है। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो बताना है। तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है, ए में दिया है कंठस्थीकरण, विस्मयकरण, चयनात्मक ध्यान या परासंज्ञान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी परासंज्ञान। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 में दिया हुआ है जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। जो जानकारी प्रक्रमण कौशल हैं तो वो क्या होते हैं, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 9। यहाँ पर एक स्थान दिया हुआ है के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो किसके लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति अगर कोई कर रहा है तो बाह्य उदाहरण है अभिप्रेरणा का, या संप्रदाय को समझना। देख लेते हैं सी में क्या दिया है, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना या संदेह को दूर करना। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों के बीच जो है लोकप्रियता पाना, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 में दिया हुआ है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है, कब होता है, अगर कब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, या शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो। तो अगर अध्यापक केंद्रित होगा तो संभव नहीं है, अर्थपूर्ण होगा। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुख हो, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर न दिए जाएं, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमें मिलता है वो है ऑप्शन नंबर ए। विषय वस्तु जो है विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो तो फिर क्या हो जाएगा, अधिगम जो है अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है, तो हमें बताना है कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। योग्यता का बार्धिक मत, आसपास के जो विकर्षण है वो, भाषा में अनभिज्ञता या तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो ये चीज़ें विकार में आ जाती हैं, ये रोंग हो जाएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिलता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग्यता का बार्धिक मत। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा। तो हमें देखना है कि कौन मार्गदर्शन करेगा शिक्षा प्रणाली का। तो यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। तो जी हाँ, ये करेक्ट पॉइंट है। बहु विषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, ये भी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट में दिया है केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग है, केवल दिव्यांग नहीं सभी के लिए है ये, इसलिए गलत हो जाता है। डी में देखते हैं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो जी हाँ, ये पॉइंट भी करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ए और सी। तो सी जिस पॉइंट में आएगा आप उसको कट कर देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं डी वाले विकल्प में भी सी दे रखा है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सुटेबल और परफेक्ट आंसर मिलता है हमें ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और डी सारे पॉइंट जो हैं ये करेक्ट है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की मानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य। चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है। यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयाँ हैं। बी में दिया हुआ है मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण। सी में दिया हुआ है मानक इकाइयों की आवश्यकताओं को समझना। तो जी हाँ, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। और डी में दिया हुआ है मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों का उपयोग करने का लाभ समझना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। तो हमें जो राइट आंसर मिलता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना ही क्या है, अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14 में क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होगा? हमें बच्चों को क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर क्या करना है, व्रत पढ़ाना है, उसकी संकल्पना को बताना है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण इसका कौन सा होगा, वो हमसे पूछ रहे हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए में दिया हुआ है व्रत की परिभाषा देना, ये सबसे अंतिम चरण होगा। सबसे पहले उसके एग्जाम्पल को समझाएंगे, कुछ चीज़ें दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, जो बच्चे देखते हैं अपने आसपास उनसे चीज़ों को रिलेट करेंगे। बताएंगे कि रोटी कैसी गोल होती है, चूड़ियाँ मम्मी की कैसे होती हैं, गोल होती हैं, या मम्मी जो बिंदी माथे पर लगाती हैं वो कैसी होती है, गोल होती है। तो उन चीज़ों को उदाहरण देकर हम समझाएंगे। फिर ऑप्शन बी में आता है श्यामपट्ट पर व्रत का आरेखण करेंगे, बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाएंगे, बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानने को देंगे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इसके प्रारंभ में आते हैं, इसलिए ये जो हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। व्रत की परिभाषा देना सबसे अंतिम चरण होगा। पहले एग्जाम्पल देकर उसको समझा दिया जाएगा, फिर बाद में उसको उसकी परिभाषा बताई जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 15 की जा रही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी या किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? तो सबसे कम प्रभावकारी जो है हमें वो बताना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या। ऑप्शन में दिया हुआ है दिक् संबंधी विवेचना। तो दिक् स्थान संबंधी विवेचना होगा, या संख्या बोध होगा, दृश्यीकरण होगा, आकृति और दिक् स्थान होगा। तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, इसलिए ये यहाँ पर मैच नहीं करती हैं। कम प्रभावकारी पूछा है तो संख्याओं का ज्ञान होना ये कम प्रभावकारी इसमें माना जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है ये देखना है। अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वयं साक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये मेन भूमिका निभाते हैं। यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभवों को और साक्ष्यों पर निर्भर नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यह एक ऐसा ज्ञान होता है जो साधारणतः वैज्ञानिक और अनुभविक साक्ष्यों पर निर्धारित नहीं होता है। चलिए डी पॉइंट में भी देख लेते हैं। क्योंकि गणित की प्रकृति में सटीक है, इसीलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारे पास जो राइट आंसर मिलता है हमें वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 17 में दिया हुआ है आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेलीलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? तो गणित की किन अवधारणाओं का आधार है ये बताना है हमें। लंबाई का मापन, जी नहीं, लंबाई का मापन नहीं है। द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। आयतन की माप नहीं ली जा रही है इससे, और आंकड़ों का प्रबंधन भी नहीं किया जा रहा है। तो जो सुटेबल आंसर मिला है हमें वो हो जाएगा हमें द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन होता है इससे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 18। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा है हमें ये बताना है। तीव्रता से गणना करने के लिए युक्ति और तकनीकें सीखना। तो ये युक्ति और तकनीकें सीख रहे हैं, ये ही कम उपयोगी है। चलिए देख लेते हैं बी पॉइंट में क्या कह रहे हैं। समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, तो ये सबसे कम उपयोगी नहीं, ये अधिक उपयोगी है। आलोचनात्मक चिंतन और तर्कना विवेचना के कौशलों को विकसित करना, तो ये भी अधिक उपयोगी होता है। प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना, तो ये भी अधिक उपयोगी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम यहाँ पर कौन सा उपयोगी है?
तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियाँ और तकनीकें सीखना। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 19। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधों के से प्राप्त किया जाता है और एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। पौधों के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है हमें बताना है और सभी एक भाग से मिलते हों। देख लेते हैं क्या क्या है। सेब, आलू, टमाटर और गन्ना। गन्ना जो है हमें तने से प्राप्त होता है, टमाटर फल है और सेब भी फल है और आलू भी तना होता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पालक, अदरक, गन्ना। पालक पत्तियों में आता है, अदरक यहाँ पर तने में हो जाएगा, जड़ में आएगा। गन्ना तने से होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया हुआ है गन्ना, अदरक, कमल की डंठल। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें तने से प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों चीज़ें तने से प्राप्त होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या कहा जा रहा है चलिए देखते हैं। ए बी के अभिभावक माता पिता हैं। जो ए हैं वो क्या है यहाँ पर, बी के अभिभावक और माता पिता हैं, ठीक है। बी सी के पिता हैं, तो बी जो है सी के पिता हैं और डी बी की पत्नी है। ए और डी के बीच में संबंध पूछ रहे हैं, वो हमें बताना है। तो डी ए की पुत्रवधू है, ये बात सही है। डी ए का ससुर है, ये नहीं। डी ए की माँ है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी ए की बेटी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। डी जो है ए की पुत्रवधू है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 21 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका फैलाव या छितराव अधिकांशतः पशुओं के द्वारा होता है। पशु जो हैं इसको फैलाते हैं, तो हमें ये बताना है ये कौन है। सूरजमुखी हो जाएगा, आक हो जाएगा, या आम हो जाएगा, या नारियल हो जाएगा। तो अधिकांशतः इसका फैलाव और बिखराव कौन करते हैं, पशु करते हैं। तो ये यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आम। आम की गुठलियों को अक्सर पक्षी क्या करते हैं, इधर से उधर फैला देते हैं। तो जी हाँ, सी करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के दूसरे से समानता रखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। यहाँ दिया हुआ है मोर, तोता और कबूतर। इनकी आदतें खाने की भिन्न होती हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तोता, कौवा और उल्लू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया हुआ है कठफोड़वा, गिद्ध और कोयल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उल्लू, बाज और चील, ये तीनों जो हैं भोजन संबंधी आदतों में समान आदत रखते हैं, समानता रखते हैं। तो यहाँ पर सी पॉइंट जो है ये करेक्ट है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 23। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। तो ऐसे त्योहार बताने हैं जो फसलों की कटाई से संबंधित हैं। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, पोंगल, ईद और दिवाली। तो ईद और दिवाली जो है फसलों की कटाई से संबंधित नहीं है। गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ भी नहीं है। गुड़ी पड़वा, नवरात्र और गुरु पर्व, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बिहू। बिहू असम में मनाया जाता है, ये भी फसलों की कटाई पर होता है। बैसाखी पंजाब में, मकर संक्रांति गुजरात और लोहड़ी कहाँ पर मनाया जाता है, लोहड़ी भी पंजाब में ही मनाया जाता है। तो ये त्यौहार मनाए जाते हैं फसलों की कटाई के दौरान। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। तो पश्चिमी घाट में कौन से स्थल आते हैं हमें ये बताना है। तो यहाँ पर है बेंगलुरु, गांधीनगर और गोवा। तो गांधीनगर जो हो जाता है गुजरात की हो जाती है राजधानी, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। मुंबई अलग हो जाता है, ऊटी और पुणे अलग हो जाएगा। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और पुरी अलग है, विशाखापत्तनम भी अलग हो जाएगा। यहाँ पर आता है राइट आंसर महाबलेश्वर, मुन्नार की खाड़ी और ये ऊटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही है ये हमें बताना है। गुलाब वृक्ष होता है, तो जी नहीं, गुलाब वृक्ष नहीं होता है। करेला बेल लता होती है, करेले की बेल होती हैं, तो जी हाँ होती हैं। गुलाब जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी गुलाब नहीं होता है। करेला एक झाड़ी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। करेला जो होता है क्या होता है, बेल होता है, उसकी लताएं होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 26 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो गाय, भैंस और
भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी हुआ मनुष्य, मनुष्य नहीं होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बात की जा रही है यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, बकरी की। कुत्ता भी नहीं होगा यहाँ पर, बिल्ली भी नहीं होगी। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बकरी। भेड़ और भैंस के सबसे करीबी संबंधी में आएगी बकरी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। तो साइबेरियन सारस की बात की जा रही है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, तो ये बात यहाँ पर सही है, वे शीत जलवायु में ही प्रवास करते हैं। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये बात भी सही है। हमें देखना है नेगेटिव पॉइंट, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव हैं। वे अपने आवास में अलग से अकेले रहते हैं, तो ये बात हो जाती है गलत, और गलत होने के साथ साथ ये हो जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव क्योंकि हमें ये नहीं से मैच करना था। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं, उनकी बहुत कम संख्या है, ये बात भी सही है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। तो जो नेगेटिव पॉइंट था वो नेगेटिव मैच करता है सी से। वे अकेले नहीं रहते हैं, वे ग्रुप में रहते हैं, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो हमें बताना है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अवलोकन का होता है, जांच सूची का होता है, या लिखित प्रश्न का होता है, या नियत कार्य का होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अवलोकन। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 29। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ना है, उसके लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति हमें बतानी है, तो वो कौन सी हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक का पठन हो जाएगा, या यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक द्वारा व्याख्यान, या शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ये प्रभावशाली युक्तियों में नहीं आएंगे। देखते हैं डी पॉइंट में क्या है। डी पॉइंट में दिया हुआ है किस्से कहानियाँ, तो जी हाँ, ये आएगा हमारा सबसे प्रभावशाली युक्ति के अंतर्गत। बच्चों को पर्यावरण संबंधी किस्से कहानियाँ सुनाई जाएंगे, जिससे कि बच्चे क्या करेंगे, उसमें अधिक रुचि लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 30 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का कौन सा साधन नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, क्रम निर्धारण मापनी है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, वर्णन उप व्याख्यानात्मक अभिलेख है, या पोर्टफोलियो है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये जो है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 31। सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण से उनके छात्रों को मदद मिलेगी, किस में मदद मिलेगी। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर, दोस्तों को साथ में आनंद लेने पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा रोंग। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, ये भी हो जाएगा रोंग। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करने में, तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित किया जा रहा है, अर्थात जोड़ा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं डी पॉइंट में क्या है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर होता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 32 में क्या है। तो 32 में दिया हुआ है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने के और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, तो ये इसका उद्देश्य है, यहाँ पर नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या बी पॉइंट में दिया हुआ है। छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, या हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर है वो है हमारी विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है। 33 में दिया हुआ है, पतवार किसे कहते हैं। तो पतवार किसे कहा जाता है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तलवार, तलवार को पतवार नहीं कहते हैं। जिससे नाव चलाई जाती है उसे पतवार कहते हैं। लाठी पतवार नहीं होती है, जो पत्तों से बना हो उसे पतवार नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जिससे नाव को चलाया जाता है उसे पतवार भी बोलते हैं और चप्पू भी बोला जाता है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 में दिया हुआ है यहाँ अविराम का विलोम होगा। हमें अविराम का विलोम बताना है, अर्थात जिसमें कोई विराम ना हो, कंटिन्यूटी हो, अर्थात लगातार हो। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। इसका विलोम हमें बताना है, अविराम का विलोम बताना है, लगातार हो, कंटिन्यूटी हो, उसमें कंटिन्यूटी ही चलता जा रहा हो कार्य। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में दे रखा है लगातार है, विराम है, अविरत है या अनवरत है। तो हमें इसका विलोम बताना था अविराम, और इसका विलोम हो जाएगा यहाँ पर ब्राह्म। वी इज़ द राइट आंसर। हमने 5 पे आते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में क्या कथन सही है हमें पहचानना है। सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। बी पॉइंट में देखते हैं। बी पॉइंट में दिया हुआ है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है। यह सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया है। तो जी हाँ, बात की है नॉम चॉम्स्की ने, और उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। तो यहाँ पर जो पॉइंट करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों के समूह के बारे में बात की गई है। जो बात की है किसने, ये बात की है नॉम चॉम्स्की ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए। उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए एक ऐसे ऊंचाई वाले स्थान पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सकें। इसे सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छूकर पढ़ सकें। कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाना चाहिए या पुस्तकालय में लगाना चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। इसे सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 37 में दिया हुआ है बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। FLN की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। अगर आप FLN को लाना चाहते हैं, यहाँ पर हो जाता है फाउंडेशन न्यूमेरसी, जो बच्चे का क्या करता है, बेस मजबूत करता है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है ये। पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू हो, ये गलत हो जाएगा। नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्र बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हों, तो ये पॉइंट सही है। निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट जो करेक्ट है वो है सी। उन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनसे बच्चे जो हैं क्या हैं, परिचित हैं और उसको ईजिली वो समझ पा रहे हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 38 में बात की जा रही है यहाँ पर ए टीचर मस्ट यूज ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज क्लासरूम एंड अलो लर्नर टू एक्सप्रेस एज इट इज़ क्रूशियल एंड म्यू। पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है क्या, जो बच्चे हैं उन क्लासरूम में कैसे इंस्ट्रक्शन हो जो ओपन एंडेड हों। चलिए देख लेते हैं क्या है ऑप्शन इसके। गिव्स अथॉरिटी टू द टीचर टू स्पीक, तो ये बात नहीं है यहाँ पर। गिव्स अथॉरिटी टू लर्नर एंड टीचर टू स्पीक, ये भी नहीं है। अनेबल लर्नर्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हेल्प्स द टीचर टू एसेस लर्नर, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अगर ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन क्लास में दी जाएंगे, लैंग्वेज लर्निंग की क्लास में होंगे, तो क्या हो जाएंगे, बच्चे अनेबल हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे क्या करने में, इंक्रीज बढ़ाने में अपने ज्ञान को और अपने अनुभवों को। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 39। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स, जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है वो क्या इंक्लूड करती है लर्निंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ड्रिलिंग एंड इफेक्टिव टूल्स होती हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हैबिट फॉर्मेशन होता है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, तो जी हाँ ये पूछताछ आधारित शिक्षा में यूज होता है, ये पूछताछ आधारित शिक्षा होती है, तो जी हाँ ये पॉइंट करेक्ट है, राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 40। लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट मेजरिंग, तो जो होते हैं लैंग्वेज असेसमेंट, जो भाषा के मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है हमें बताना है।
चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। हाउ मच ईच लर्नर अचीव्ड इन द कंपेरिजन टू हिज पीयर्स। बी पॉइंट में देखते हैं देयर ओवरऑल सबमिशन अचीवमेंट की बात हो रही है। जी नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स ये नहीं हो रही है। भाषा में लर्नर्स की क्या अचीवमेंट है वो देखी जा रही है, ये नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ जो बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट मेजरिंग की। लैंग्वेज में क्या हो रहा है, मूल्यांकन की बात हो रही है। भाषा सीखने में मूल्यांकन की बात हो रही है। तो उससे क्या पता लगाया जाता है, उससे पता लगाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर। जो हमारे लर्नर्स हैं तो उन्होंने कितना अधिगम किया है, उन्होंने लैंग्वेज को कितना सीखा है, उनकी दक्षता के बारे में उससे पता किया जाता है, दक्षता को मापा जाता है। तो यहाँ पर डी पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। प्रेडिक्टिंग इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं क्या। रीडर्स यूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट बाय यूजिंग देयर प्रियर नॉलेज। बी में दिया है अलोज रीडर टू स्टॉप एंड टेक नोट्स एज दे रीड इन ऑर्डर टू वेरीफाई व्हाट दे एंटिसिपेटेड। सी में दिया हुआ है रीडर्स यूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। डी में दिया हुआ है, डी में है यहाँ पर सोज वेदर नोट रीडर्स आर फॉलोइंग अलोंग व्हेन दे आर रीडिंग द टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है रीडर्स यूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हो जाता है कि क्या आगे आने वाला है प्रतिशत रूप में, उसके लिए एक सुराग प्राप्त करना होता है। यहाँ पर सी पॉइंट जो है ये करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास भी हो जाती है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करा रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैराथन क्लासेस। हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।